भारतीय किसान संघ के 3 दिवसीय 14वें अखिल भारतीय अधिवेशन का अहमदाबाद के पालनपुर स्थित सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने किसान संघ के अध्यक्ष बद्रीनारायण चौधरी, संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र की उपस्थिति में हजारों की संख्या में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि गौ कृषि और किसान के विकास से ही देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। कृषि व किसान को समृद्धशाली बनाकर ही 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करते हुए अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। श्री बेरी ने देश में गौ आधारित कृषि हितैषी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि करने के लिए सतत प्रयासरत है। उनका मानना है कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें विकसित समाज की आवश्यकता है, जिसके लिए कृषि व किसान के विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। कृषि व किसान की समृद्धि से ही ग्राम समृद्ध बनेगा और जब ग्राम समृद्ध होगा तो देश की समृद्धि व खुशहाली बढ़ेगी। श्री बेरी ने आगे कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय किसान संघ जैसे राष्ट्रहित की सोच के साथ किसान हित सर्वोपरि रखने वाले किसान संगठनों के योगदान की आवश्यकता है, जिससे कृषि, किसान, गांव व देश समृद्धशाली व विकसित बन सकेगा। इससे पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री बेरी ने अधिवेशन परिसर में किसान संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष बद्रीनारायण चौधरी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र के साथ गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर आधारित लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इसके बाद भारतीय किसान संघ के ध्वज का ध्वजारोहण, गौ माता पूजन, भारत माता व भगवान बलराम के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर अखिल भारतीय अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन किया। साथ में कार्यक्रम में सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर RM चौहान ने विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न अनुसंधान केंद्रों, उनकी उपलब्धियों और किसानों के लिए उपयोगी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने अरंडी, कपास, गेहूं, आलू, मोटे अनाज, खजूर और मसाला फसलों पर विशेष अनुसंधान कर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया है। आज भारत में उत्पादित कुल 81% अरंडी गुजरात में होती है, जिससे देश को 7,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र। सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, खजूर, आलू, खाद्य प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके साथ ही किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती की जानकारी भी प्रदान की गई। ये रहे उपस्थित। मंच पर मुख्य रूप से सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रविंद्र चौहान, आना कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति KB कथरिया, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति VP चौफटिया, कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति NH केलावाला, अखिल भारतीय अध्यक्ष बद्रीनारायण चौधरी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र, उपाध्यक्ष राम भरोस वासोतिया, टी पेरुमल, भैया राम मौर्य उपस्थित रहे। गुजरात के पालनपुर से तेजभान सिंह राघव की रिपोर्ट। सबका स्वागत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। यहाँ मंच पर विशिष्ट अतिथि हैं। हमारे आमंत्रण पर पधारे हुए इस कार्यक्रम के अंदर विशिष्ट अतिथि श्रीमान सुमन बेरी जी। हम सब जानते हैं आप भारत सरकार में नीति आयोग के सम्माननीय उपाध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष होते हैं। दिल्ली से यहाँ अपना व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके पधारे, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ, स्वागत करता हूँ। इस परिसर जिसमें अपना कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और जिनके पूर्ण सहयोग से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, उसके लब्ध प्रतिष्ठित कुलपति श्रीमान रविंद्र जी चौहान, जिन्होंने अभी किसान संघ के भी सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। आप
1924 जुलाई अगस्त के अंदर ICAR में आयोजित कार्यक्रम में बेस्ट वाइस चांसलर ऐसा भी सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाने और गुजरात सरकार को रेशम क्षेत्र में विशेष स्थान प्राप्त करने में योगदान देने के लिए एग्रीकल्चर यानी अरंडी के ऊपर शहतूत वाले कीड़े पालना और उनसे अहिंसक ऊन तैयार करना, रेशम तैयार करना, यानी मलबरी शहतूत के ऊपर होने वाला जो कीड़ा है उसको गर्म पानी में डाल के मारना पड़ता है, लेकिन अरंडी के पत्ते वाले कीड़े को बिना मारे ही और उससे हमको शहतूत प्राप्त, ये रेशम प्राप्त होती है। क्वालिटी के हिसाब से भी, मांग के हिसाब से भी उच्च गुणवत्ता वाली। ऐसा इस अरंडी उत्पादक राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है। किसानों के लाभ के लिए अच्छा एक विषय है, उसमें भी आपका योगदान कम नहीं है। फिर आगे डॉक्टर KB कथीरिया जी, माननीय कुलपति आनंद विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय के हैं। उनका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के अंदर यहाँ अपने दर्शन दिए, मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर VP चौवटिया जी, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के सम्मान्य कुलपति। डॉक्टर NS केलावाला जी, कामधेनु कृषि विश्वविद्यालय गांधीनगर, उसके सम्मान्य कुलपति जी। इसी श्रृंखला में यहाँ विराजमान हैं आदरणीय निर्मल जी पटेल। आप नीति आयोग के अंदर वरिष्ठ कृषि सलाहकार इस नाते अपने बीच में पधारी हैं। मूलतः गुजरात से जुड़ी हुई हैं। और डॉक्टर बेरी साहब और निर्मल जी, मैं मानता हूं कि किसानों को प्रत्यक्ष मिलने, उनको निकट से देखने, उनकी समस्याओं को समझने और उसके तदनुसार भारत की कृषि कैसे आत्मनिर्भर हो और किसान कैसे स्वावलंबी हो और आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे साकार हो, उस दृष्टि से नीति निर्माण के अंदर और तदनुसार रणनीति को दे दिया। आप मूलतः महाराष्ट्र के, लेकिन केंद्र आपका दिल्ली है। यहाँ सह संगठन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में विराजमान हैं। वो श्रीमान दिनेश जी कुलकर्णी के सहायक हैं। वे पूरा समय देते हैं। कृषि विषय से ही आपने भी पढ़ाई की है और उनका केंद्र गांधीनगर ही है। हमारे बीच में श्रीमान मोहिनी मोहन जी मिश्र मंच पर विराजमान हैं। भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री, पूरा जीवन भारतीय किसान संघ के लिए घर बार छोड़ करके देने वाले, उड़ीसा के रहने वाले और वर्तमान में अखिल भारतीय महामंत्री के रूप में जगह जगह पर हर प्रांत में जाकर के किसान संघ के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। 3 हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान भैयाराम जी मौर्य, मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले। आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, जहां हमारे 6 प्रांत हैं उसके, और अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भी हैं। श्रीमान राम बरोज जी बासोतिया, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, पिछले 3 साल कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी अध्यक्ष आप रहे हैं। श्रीमान T पेरुमल जी अंत में बैठे हुए हैं, तमिलनाडु के रहने वाले, आप भी अखिल भारतीय उपाध्यक्ष
इस नाते अपने बीच में हैं। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि भारतीय किसान संघ एकमात्र किसानों का ऐसा संगठन है जो पूर्णतया अनुशासित है, देशभक्त कार्यकर्ताओं का संगठन है। बाकी सभी किसान संगठन आंदोलन करने के लिए इकट्ठे होते हैं, अपने कुछ मांगों के लिए आते हैं, उसके बाद बिखर जाते हैं, फिर दोबारा कोई मांग पत्र तैयार करके आंदोलन करते हैं। ऐसे आंदोलन हिंसक भी हो सकते हैं, जनता को परेशान करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय किसान संघ की पहचान एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में देश भर के अंदर 35 प्रांतों में और लगभग 600 जिलों में फैला हुआ 3500 विकास खंडों में काम करने वाला ये संगठन, शायद इसके बारे में लोग कम जानते हैं। इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसका कारण ये कहीं हिंसा में विश्वास नहीं करता, लोकतांत्रिक पद्धति से आंदोलन करता है, अपनी मांगें रखता है, हर तहसील और हर जिले पर अपनी आवश्यकता अनुसार वहाँ के अधिकारियों से मिलकर के अपनी समस्याओं का समाधान कराता है। यहाँ एक बार सभी का पुनः स्वागत करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और बीके पटेल जी को आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आपने सभी विशिष्ट अतिथि और महानुभावों का स्वागत अभिभाषण रखा। आगे चलते हैं। हमारे बीच हम सब जानते हैं कि हर 3 साल में प्रतिनिधि सभा या तो हमारा अधिवेशन अखिल भारतीय होता है, तो इसके बीच वर्तमान जो महामंत्री है वो पूरा अपनी 3 साल की गतिविधियों को लेकर अपना महामंत्री प्रतिवेदन पढ़ता है, हम सबके सम्मुख रहता है। तो इससे हमको एक परिचय होता है कि हमारा संगठन हर 3 साल में कितनी मंजिल तक आगे बढ़ा है। तो इसकी एक झांकी लेकर हमारे बीच आ रहे हैं हमारे आदरणीय माननीय मोहिनी मोहन मिश्रा जी, अखिल भारतीय महामंत्री जी। भारत माता की। जैसे माननीय अध्यक्ष जी बोले कि इतना बड़ा संगठन, इतना पहचान, क्योंकि हम गड़बड़ नहीं करते हैं इसलिए लोग थोड़ा कम जानते हैं, आवाज तो कर सकते हैं। भारत माता की, भगवान बलराम की, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। 3 साल में एक बार इकट्ठा होते हैं। 3 साल का लेखा जोखा पिछले 3 साल में हमने क्या किया, कहां से यात्रा शुरू किए और कहां पहुंचे, और ये बताने के लिए भी बड़े बड़े विशिष्ट अधिकारी इस बार हमारे सामने बैठे हैं। माननीय सुमन बेरी जी नीति निर्धारण करते हैं, उनके साथ भी अपने नीलम जी पटेल जी यहाँ हैं, वो भी सलाहकार है, कृषि के सीनियर सलाहकार है। अपने अध्यक्ष जी तो है बद्रीनारायण जी चौधरी, तीनों उपाध्यक्ष भयराम जी मौर्य, रामवर्षी बसोदिया, टी पटेल जी है, टी पेरुमल जी है, और हमारे साथ 3 अपने वाइस चांसलर गुजरात के जो है कृषि विश्वविद्यालय के, और रविंद्र जी चौहान तो अपना घर के हैं ऐसा हम मानते हैं। 2 दिन से इतना अनुभव आया कि हम उनके मेहमान हैं, यहाँ का तो VC ऐसा हमको अनुभव दिए, घर में बैठे हैं ऐसा हमको लगता है। वो हमारे साथ है, आगे भी हमारे साथ रहेंगे। कथरिया जी, माननीय BP तोबटिया जी, केलावाला जी, ये सारी अपने इर्द गिर्द किसानों के लिए ही, जो देश में अगर उदाहरण देखना है, ये अपने जो विश्वविद्यालय गुजरात में है, किसान के लिए, किसानों के द्वारा और किसानों के साथ में चलने वाले विश्वविद्यालय है, हमारे साथ है। सबको हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमारे बात सुनने के लिए इकट्ठा है। दिनेश जी भाई साहब तो है ही हमारे साथ, संगठन मंत्री है अपना, सब जानते हैं। पहले तो हम पिछले 3 साल से अपने साथ में काम करने वाले जो अपने दोस्त थे, अपने कार्यकर्ता थे, जो गुजर गए। विजय त्यागी जी है, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य थे उत्तराखंड के,
चंद्रपाल जी बिहार ये उपाध्यक्ष हरिद्वार के, नूपुरलाल जी पटेल पूर्व मंत्री ओडिशा के, ये हमारे बीच में नहीं रहे। श्री श्याम सुंदर ठाकुर ये मध्य प्रदेश के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य थे। श्रवणानंद जी जिला मंत्री मदुराई तमिलनाडु के, श्री राम मूर्ति जिला मंत्री कोयन सीमा आंध्र प्रदेश के, शरद कालिता अपने आसाम के पूर्व संगठन मंत्री, निताई चंद्र दे दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंग के अपने प्रदेश के मंत्री थे, रंजीत भाई गमित ये यही गुजरात के तापी जिला के जिला मंत्री थे, KSS मोमन सिंह मणिपुर के, हाल ही में हम जानते हैं समाचार मिला होगा, हाल ही में उनका स्वर्गवास हुआ है। श्री रामस्वामी डिंडिगल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष, तलाचाया डिंडिगल के पूर्व उपाध्यक्ष तमिलनाडु के, ये जो लोग अपने किसान संघ के कार्यकर्ता हमारे साथ नहीं रहे, उनके लिए हम तो सब लोग सदिच्छा उनके परिवार के लिए व्यक्त करते हैं, शोक भी व्यक्त करते हैं। पिछले अधिवेशन भोपाल में 25, 26, 27 फरवरी 2022 को हुआ था, हम जानते हैं। उसमें 36 प्रांतों से 569 569 जिलों से 3046 ब्लॉक से 41,280 ग्राम से करीब 23,53,604 मेंबरशिप तब हुआ था भारतीय किसान संघ का 2022 में। आज हम लोगों ने करीब 42,30,678 42,30,678 का मेंबरशिप तक हम पहुंचे। यद्यपि अपना लक्ष्य अधिक था, बीच में हम जानते हैं भगवान भी थोड़ा थोड़ा परीक्षा करते हैं, राम मंदिर का विषय आया और कोई विषय आया, इसके कारण थोड़ा बाधित हुआ। पिछले जब भोपाल का अधिवेशन पूरा हुआ उसके बाद तुरंत हम लोगों ने 29-30 अप्रैल 29 अप्रैल और 1 मई को कन्याकुमारी में अपना पहला कार्यकारिणी बैठक हुए। उसके बाद धीरे धीरे अपना कार्य आगे बढ़ा। 19 दिसंबर को 2022 को नई दिल्ली रामलीला मैदान में हमने 1 लाख किसानों की बड़ी रैली की। 4 मांग रखे थे, उसमें से अभी भी पूर्ति नहीं हुआ है, मगर एक था कि देश में किसी को भी, ना दुकानदार से, ना टेम्पू वाले से, ना कोई राहगीर के कोई तकलीफ हुई। रामलीला मैदान में इतना बड़ा आंदोलन हमने खड़ा किए। वो जो मांग हमारा था, GM का मांग था, करीब करीब पूरी हो चुका है। हाल ही में बीच में हम लोगों ने करीब 250 से अधिक सांसदों को मिलके GM के खिलाफ जहर नहीं जैविक चाहिए, इसी मांग को लेकर हमने मांग पत्र दिए थे। तो अभी हाल ही में अपने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने घोषणा की। इसके GM के बारे में बहुत सारे संदेह चल रहा है, किसान असंतोष है, वैज्ञानिक सहमत नहीं है, विदेशी कंपनियां हावी हो रहा है, इसलिए हम नहीं करेंगे। और GM के लिए जो कमेटी है उसको भी पुनर्गठित करेंगे, जो कि निष्पक्ष समिति हो। तो ये एक प्रक्रिया हमारा मांग से लेकर आगे हमने जो चले उसका सफलता मिली है। देश भर में हर 3-4 महीने में प्रतिनिधि सभा करना, फिर अपना कार्यकारिणी करना, संगठन मंत्रियों की बैठक करना, ऐसे हमने कई कार्यक्रम किए। अपने पूर्व अध्यक्ष माननीय शंकर प्रसाद सिंह जी उत्तर प्रदेश से प्रचारक भी थे, बहुत पुराने, हम जानते हैं। उनके पुण्यतिथि पर, शताब्दी पर हमने लखनऊ में एक कार्यक्रम किए, बड़ी कार्यक्रम था। तो उसमें अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्य माननीय दत्तात्रेय होसबले जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख स्वांत रजन जी और मैं भी वहाँ उपस्थित था। बड़ा कार्यक्रम उनके स्मृति में हुआ। और उसके बाद 2 दिन के बाद 2 नवंबर को सोनभद्र में कृषि विज्ञान केंद्र को उनके नाम पर नामित किया गया। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री वहाँ उपस्थित थे। ठाकुर शंकर प्रसाद सिंह कृषि विज्ञान केंद्र ऐसा करके नामित हुआ। बहुत सालों के बाद, बहुत साधना अध्यवसाय के बाद स्वीकृति मिला कि ऐसे एक व्यक्ति था, इस गांव से उठकर, सोनभद्र के एक छोटी सी गांव से उठकर देश का नेतृत्व किया था।
उनके नाम पर एक कृषि विज्ञान केंद्र का नाम हुआ। देश भर में जितने लोग समय दे के, घर बार छोड़ के समय दे के अपने किसान संघ का संगठन का काम करते हैं, घर को जाते नहीं है, कभी कभार जाते हैं, ऐसा नहीं है, मगर ये जो पूर्णकालीन संगठन मंत्री, उनका एक कार्यक्रम हमने 12 से 15 जून 2024 को जम्मू में किए। ये करीब 56 पूर्णकालीन वहाँ उपस्थित थे और 4 दिन के कार्यक्रम में हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्ताजी होसबोले और अपने रामलाल जी यहाँ उपस्थित रहे। मैं आपको याद करा दूं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क अधिकारी माननीय रामलाल जी आगे बैठे हैं, परिचय हुआ है, वो अपना संपर्क अधिकारी है, अपने साथ संपर्क साधते हुए हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं। गजेंद्र सिंह जी सारी व्यवस्था यहाँ 1-2 महीने 4 महीने से लगे हुए हैं, कहीं पीछे बैठे हैं, वो भी अपना राष्ट्रीय संगठन मंत्री है। ये माने जैसे नींव का पत्थर ऐसा लगते हैं, इसलिए उनका परिचय बार बार हम बीच में मिलकर कर लेना चाहिए। जैसे बताया हमने, सिर्फ जीएम के फसल नहीं, हमने आईसीआर ने विदेशी व्यापार करने वाले कंपनियों के साथ जो समझौता किया उसके खिलाफ भी आवाज उठाए, अपने देश के वैज्ञानिकों के पक्ष में आवाज उठाए कि ऐसा ना करे, क्योंकि अपने वैज्ञानिक का काबिलियत का प्रश्न खड़ा होता है। अपने वैज्ञानिक अब दुनिया में, हमने 2 साल पहले एक बड़ी संगोष्ठी आईसीआर में किए थे, जो भारत का खेती किसानों का दुनिया को जो दान है, यहाँ से अध्ययन करते हुए दुनिया भर में खेती सिखाने के लिए भारत के किसान, भारत के वैज्ञानिक गए हैं। इसीलिए ये एमओ जो आईसीआर ने किया है उसके विरोध में हमने एक बड़ी अभियान भी चलाया और उनके खिलाफ भी हमने आवाज उठाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान और वैज्ञानिक अपने देश का, अपना देश का आवश्यकता अलग है, इसको हमने ध्यान में रखते हुए अपना शोध वगैरह हो, इस विषय को लेकर हमने आगे बढ़े। पिछले साल हम सिर्फ आंदोलन नहीं करते हैं, हमने बड़े बड़े आंदोलन जो किए थे पिछले साल, एक तो भोपाल में 22 नवंबर को एक आंदोलन किया गया, करीब 15,000 किसान इकट्ठा हुए थे। 13 नवंबर को हैदराबाद में एक आंदोलन हुआ, उसमें भी 15 से 20,000 किसान आए थे। ऐसे बड़े बड़े आंदोलन तो करते रहते हैं, जब आंदोलन होता है तो थोड़ा सरकार भी बुलाते हैं बात करने के लिए। पिछली बार 22 नवंबर 2022 को बजट के लिए वित्त मंत्रालय ने बुलाया था, बजट में अपना क्या सुझाव है। 21 जून को दोबारा वित्त मंत्रालय के साथ फिर नॉर्थ ब्लॉक में अपना वार्ता हुई। उसके आगे 10 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री के आमंत्रण पर हमारा एक प्रतिनिधि मंडल वहां गए थे चर्चा के लिए। 7 दिसंबर को नॉर्थ ब्लॉक में तीसरी बार बजट के क्या आपका सुझाव है उसके बारे में चर्चा हुई और 16 दिसंबर को कृषि मंत्रालय में जो बजट के लिए चर्चा हुई। जो प्रमुख मांग था, एक अच्छी बात है, सारी तो मांग पूरी नहीं हुई, एक प्रमुख जो किसान क्रेडिट कार्ड, आज किसान खेती में बहुत खर्चा बढ़ गया है, किसान क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट 3 लाख रुपया कब से था, तो किसान संघ के मांग पर ये 5 लाख बढ़ाया गया। इसलिए सरकार को हम इस मंच से भी धन्यवाद देते हैं। आपको जानकारी की जो देश में किसान ऋण है, किसान क्रेडिट कार्ड पर जो कर्जा मिलता है वो 18% था, उसका ब्याज कई लोगों को याद नहीं होगा। भारतीय किसान संघ के आंदोलन, आग्रह, चर्चा के बाद ये माननीय तत्कालीन कृषि मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में घोषणा किए कि हमको भी थोड़ा कम पता होता था कि हम देरी में किसान संघ में आए, कि ये भारतीय किसान संघ के कारण ये जो ब्याज 18% था ये 4% हुआ। वो आज कई कई प्रांतों में किसान ऋण के ऊपर 0% भी अपना कर्जा में जो ब्याज होता है होता है। हमारे वहाँ कई आयाम चलता है, जल के बारे में आयाम चला है, उसके बारे में कई गोष्ठियां हुई है, जल के लिए लड़ाई होगा ऐसे देश में माहौल बना गया था। जल आयाम एक नैरेटिव को बदल किया, जल कहीं कमी नहीं है, दुनिया में जितना जल था उतना है, उपलब्धता कम हुआ है क्योंकि इसका जल का चक्र टूटा हुआ है। नीचे से मिट्टी के अंदर से पानी हम खींच रहे हैं
मगर रिचार्ज नहीं हो रहा है। उसकी एक ही कारण है रासायनिक खेती। रासायनिक खेती अगर बंद हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा, जल की समस्या समापन हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगा। ये सारी विषय को लेकर जल आयम अपना काम करता है, शोध करता है। दुनिया में जो नैरेटिव है, इसीलिए इस नैरेटिव को बदल करने की कोशिश में महिला आयाम अपना है। यहाँ महिला आयाम के प्रमुख सब बैठे हैं। बड़ी टीम अपने 7 लोगों की केंद्रीय कार्यक्रम में महिला, इस बार देश भर में लाखों की संख्या में महिलाएं, देश की खेती में आधा से अधिक महिलाएं ही काम करते हैं। और किसी संगठन में महिलाओं को ढूंढो, किसान में दिखते नहीं है। भारतीय किसान संघ एक अकेला संगठन है, लाखों की संख्या में महिलाएं कार्यकर्ता, अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, महिला प्रमुख इस नाते में काम कर रहे हैं। ऐसे गन्ना विपणन एपीओ के बारे में बड़ा काम हुआ है भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में। राष्ट्रीय लेवल पर हमने उसका एक फेडरेशन बनाया है, उनका स्टॉल भी है, हम देख सकते हैं एग्जीबिशन में। एपीओ को सखी, क्योंकि 3-4 साल के बाद सारी सीबीपीओ जब हाथ छोड़ देंगे तब एपीओ का काम कौन करेगा, इसी को ध्यान में रखते हुए किसान संघ इस दिशा में आगे बढ़ाया है। उसके लिए भी अपना प्रमुख नियुक्त किया गया। बड़े स्तर पर एपीओ को सक्षम करने के लिए अपना काम हो रहा है। सारी प्रांत जो है अपना, केरल में इस बार बड़े उफान पर है। केरल जो हम जानते हैं संघर्षशील प्रांत है। अधिवेशन त्रिवेंद्रम में 4000 किसानों की बड़ी रैली मांग को लेकर। ऐसे तमिलनाडु का अधिवेशन, ये देखने लायक विषय है, सुनने लायक विषय है। कर्नाटक में वाकफ बोर्ड के खिलाफ वो जमीन को घोषणा कर दिया, खेती का किसान को वो जमीन। समझ में नहीं आ रहा देश कैसे चल रहा है, कोई भी किसी को घोषणा कर देता है। इसीलिए किसान संघ के नेतृत्व में वाकफ बोर्ड के खिलाफ वो आंदोलन चला, अभी विषय रुका हुआ है। ऐसे ही हर प्रांत में बड़े बड़े कार्यक्रम। गोवा में जो किसान है खेती के लिए जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला, वो भी एक स्वागत कार्यक्रम। हम कितने प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, ये देश के सामने, समाज के सामने जाना चाहिए। ये भी आपने किए। हम जानते हैं मध्य प्रदेश में हाल ही में आंदोलन हुआ, उसको सरकार ने भी स्वीकार किया। अच्छी कीमत में फसल मिलने वाला है। महाकौशल में हमने पराली को विषय को लेकर बड़ी आंदोलन खड़ा किया। एकदम गलत फहमियां फैलाई गई देश भर में। जब भी पॉल्यूशन होता है टारगेट किसान को किया जाता है। 2 टारगेट किसान है। जब भी थोड़ा किसान को पैसा मिलने वाला है सब्जी में, टमाटर में, आलू में, तो वह हल्ला करते हैं फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन। रेस्टोरेंट के फूड के इन्फ्लेशन कोई नहीं बात करता है। प्रोसेसिंग फूड का कोई बात नहीं करता है। पैकेजिंग फूड का कोई बात। जब सब्जी का कीमत थोड़ा बढ़ता है, किसान को थोड़ा पैसा मिलने का संभावना होता है, तो फूड इन्फ्लेशन, सब्जी इन्फ्लेशन कोई नहीं बोलता है। जिस दिन कोई बोलेगा सब्जी इन्फ्लेशन, किसान उनको वोट देना बंद कर देगा, बेचारा मर जाएंगे। इसलिए गुमराह करते हुए इन्फ्लेशन के नाम पर वो विषय चल रहा है। इसे पराली के नाम पर जब विषय हमने लिखे, भोपाल का बार काउंसिल रिजोल्यूशन किया कि अगर पराली के नाम पर किसानों के ऊपर कोई केस होता है हम लड़ेंगे नहीं। आप कल्पना करो क्या नैरेटिव चल रहा है। तब हमने वहां जाके हस्तक्षेप किए, बोले कि पराली क्रॉप रेसिड्यू जलाना किसान अपने नहीं कर रहा है। पिछले 40 साल से अपने तंत्र ने डीप प्लाविंग, समर प्लाविंग, स्टबल बर्निंग, ये अपने को सिखाया गया। जो हाइबरनेट करते हैं सीड्स, खरपतवार की सीड्स हो व कीड़े हो, उसको मारने के लिए बताया गया था। अगर अधिक बदल गया किसी किसान को प्रशिक्षित करो। दूसरा विषय है पराली जलता है, 2 सेकंड में जल जाता है धान का पराली। दिल्ली में धुआं आता है सालों साल। एक सीजन में 15 दिन में अगर किसान जलाता है पराली, पंजाब में जलाओ धुआं आता है दिल्ली को, हरियाणा में जलाओ धुआं आता है दिल्ली को, मेरठ में जलाओ धुआं आता है दिल्ली को, भोपाल में जलाओ धुआं आता है दिल्ली को। माने क्या नैरेटिव है, उसके खिलाफ हम लोग ने आज आवाज उठाया। अभी सारी नैरेटिव बदल हुआ। ये बड़ी आंदोलन महाकौशल में, जबलपुर में हुआ। अपने चित्तौड़ में बड़ी आंदोलन हुए, करीब 30,000 किसानों को लेकर उनका अधिवेशन हुआ, आंदोलन भी हुआ, मांगी भी रखी गई। सोयाबीन का मांग भी था और 2-3 दिन के बाद केंद्र सरकार की नीतियां बदली और सोयाबीन के साथ साथ बासमती, तिलहन सब में अच्छी पैसा
नारियल सब में मिलने का लिए संभावना बढ़ा। नारियल का एक काम हमारे देश में चल रहा है, दक्षिण से लेकर पूर्व तक काफी राज्य में नारियल है, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। पता नहीं होगा हम लोगों को, हजारों साल से हम नारियल खा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, तेल खा रहे हैं। नारियल तेल को अभी तक एडिबल ऑयल घोषणा नहीं किया है। अभी 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला 20 साल की लड़ाई के बाद, नहीं नारियल का छोटे पैकेटों का अब एडिबल ऑयल के हिसाब से टैक्स फ्री कर सकते हो। बड़ा विचित्र बात है। ये पामोलिन लॉबी इतना बड़ा है, इंपोर्ट लॉबी पामोलिन का, वो नारियल तेल को तेल घोषणा करने के कोई तैयारी में नहीं होता है। उसके लिए अपना नारियल का जो आयाम बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। ऐसे ही देश में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सारे राज्यों में गतिविधियां पिछले 3 साल से बड़े बड़े स्तर पर हुआ है। अपने बिहार, पश्चिम बंगाल में 11 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में, हम जानते हैं कब पश्चिम बंगाल का स्थिति, राजनीतिक सामाजिक स्थिति जानते हैं, तब भी वहां किसान संघ ने हिम्मत करते हुए 20 जिला से 600 किसानों का एक रैली कोलकाता में किए और अपने मांग को रखा। ऐसे ही ओडिशा में 3 नवंबर 2023 को बड़े रैली भुवनेश्वर में किया। 7-8 हजार किसान एकजुट हुए थे। वो बड़ी सुखद खबर है, सरकार बदल गया। किसान जब ठान लेता है ना, कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं जो किसान हित में काम करेगा वही देश में, जो किसान हित में काम करेगा, और इसमें इसका परिणाम निकला भुवनेश्वर में। उड़ीसा का सरकार 2300 का एमएसपी के ऊपर 800 बोनस देते हुए 3100 में धान खरीद कर रहा है। असम, मणिपुर का जानते हैं हम समस्या। मणिपुर में भी इस बार इतने समस्या संघर्ष के बावजूद भी किसान संघ की गठन हुआ, कार्यकर्ता सक्रिय है। यहां भी आए हैं। दुखद समाचार, एक कार्यकर्ता की दुर्घटना से मृत्यु भी हो गई। मैं उसका नाम पहले बताया, मोमन सिंह जी करके। तो ये पूरे देश भर में पूरा कार्यक्रम देश भर में चलता है। 3 साल में एक बार उसका लेखा जोखा लेते हैं, आगे भी चलते हैं। आगे 3 साल के लिए हमारा यात्रा हमको तय करना पड़ेगा। हम यहाँ इकट्ठा क्यों होते हैं? कभी कभी प्रश्न होता है कि आप लोग करते क्या हो? हम अगर जैविक के लिए लड़ते हैं, हम अगर सरकार से मांग करते हैं जो 2-2.5 लाख करोड़ रुपया खाद में सब्सिडी देते हो, उसका हिस्सा जैविक किसान के लिए कहां है? उसके लिए अगर मांग करते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं मांग करते हैं। अगर हम रसायन मुक्त खेती का बात करते हैं, अगर हम जहर मुक्त खेती का बात करते हैं, जीएम मुक्त खेती का बात करते हैं, ये शुद्ध रूप से किसान के लिए है क्या? हम चाहते हैं देश के सबको पर्याप्त खाना मिले, शुद्ध खाना मिले, स्वस्थ खाना मिले और कम पैसा में मिले, अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। शुद्ध रूप से अगर हमारे लिए जरूरत होता है, मेरे खेत में थोड़ा चावल, हम धान का खेती कर ले, साल भर में हमारा हो जाता है। देश को मिले इसलिए, सारे देश को, सारी जनता को अच्छा खाना मिले इसलिए एक अकेला भारतीय किसान संघ एड़ी चोटी लगा के लड़ाई लड़ता है। किसके लिए? देश के लिए। सबको अच्छा खाना मिले। हम तो बिना जीएम के अपने खेत में करके खा लेंगे, मगर अगर जीएम का, कॉटन का तेल सारी नमकीन में मिलाया जाता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है कौन? किसान संघ। देश में अगर अनैतिक रूप से बाहर से जीएम ऑयल आयात होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है कौन? भारतीय किसान संघ। देश में अगर एफएसएसआई के गाइडलाइन पर, ब्लेंडिंग के नाम पर सारे खाद्यान्न तेल को अडल्टरेट करके बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है कौन? भारतीय किसान संघ। कोई भी तेल उठाओ, विचित्र बात है। हमारे संस्था में जिन्होंने खाद्य का स्टैंडर्ड बनाना है, उन्होंने हमको मिलावटी खाना खिला रहा है। सारी खाद्यान्न तेल मिलावट है। जब हमने लिखते हैं, बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि सस्ती तेल लोगों को मिले। हम जब तर्क देते हैं, सस्ती तेल लोग जिसको खाना है, प्योर पामोलिन दो, हमको प्योर सोरिष तेल दो, सरसों का तेल दो, हमको प्योर नारियल तेल दो, हमको प्योर मूंगफली का तेल दो,
और हम कितना तेल कहां खाएंगे, मेरा किचन तैयार करेगा, मेरा डॉक्टर तैयार करेगा, तुम कौन हो? देश में कोई भी तेल आपको शुद्ध नहीं मिलता है, सब मिलावटी है। तय करता है कौन? FSSAI। उसके खिलाफ आवाज उठाता है कौन? भारतीय किसान संघ। क्यों? सबको अच्छा खाना मिले। तो हम जब इकट्ठा होता है, सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं सोचते हैं, देश के सबको स्वस्थ खाना मिले, कम मूल्य में मिले, किफायती मूल्य में मिले, उसके लिए भारतीय किसान संघ बीच बीच में आंदोलन करता है, लड़ाई लड़ता है। इसीलिए आगे की जो यात्रा हमारा है, इस विषय को लेकर हम सब जो देश भर में आए हैं, करीब 2-2.5 हजार से ज्यादा किसान यहाँ अपने सामने, किसान बंधु, अपने बंधु भगिनी उपस्थित है। जैसे जैविक सिर्फ आवश्यकता नहीं है, यह यूनिवर्सिटी हमको बता रहा है, यह एग्जीबिशन भी लगा हुआ है, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। जैविक एक आवश्यकता नहीं है, जैविक एक जिंदगी है, जैविक एक जिम्मेदारी भी है। हम इस विषय को बार बार उल्लेख करते हैं क्योंकि हमारे सामने नीति आयोग के उपाध्यक्ष बैठे हैं। सारी तेलंगाना के सारी जिलों के रक्त का सैंपल लेके जो टेस्ट हुआ है, ICMR, NIN और उस्मानिया यूनिवर्सिटी मिलकर जो शोध किया है, पिछले 2-3 महीने में रिपोर्ट आया है। सारी जो रोग, कैंसर को बोलो, ब्रेस्ट कैंसर बोलो, अल्जाइमर बोलो, ब्लड कैंसर बोलो, सारी का जो कारण है ये रासायनिक खेती है। ये सारी रिपोर्ट आ चुकी है, फिर भी उसको टेबल के तले छिपा के क्यों रखते हैं पता नहीं। इस सारे विषय को उजागर करना और रासायनिक खेती को डिफेम करना, क्योंकि जैविक जिम्मेदारी, जैविक करना और खिलाना, ये भारतीय किसान संघ का आगे की रास्ता है। इसीलिए हम संगठन को बड़ा करते हैं, संगठन के आधार पर संघर्ष करते हैं, और संगठन के आगे संघर्ष के बाद जो लोग जो उसके लेकर रचनात्मक काम भी करते हैं, लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, और उसके आगे सरकार को सिर्फ आंदोलन नहीं करता है, भारतीय किसान संघ समाधान देता है करना क्या है। इसीलिए यहाँ तो 4 अपने विश्वविद्यालय हमारे पास में है। सारी विश्वविद्यालय में अपने माननीय दिनेश जी भाई साहब कई विश्वविद्यालय में जाते रहते हैं। हम तो बोलते हैं, ICR से बात हो रहा है, साथ में चले, आप बायर के साथ मत चलो, किसान संघ के साथ चलो। ये मांग हमने ICR के सामने भी रखते हैं, क्योंकि देश की आवश्यकता है, देश की जरूरत है। उसको पूरे अधिवेशन हमारा 3 दिन चलेगा, बाकी अपना कार्यक्रम जैसे जैसे चलेगा। यहीं हम रुकते हैं। हर समय सबके सामने ये जो विषय हमारा, हम जो भी काम करते हैं, एक लाइन हम याद दिल में रखते हैं, देश हित के अंदर भारत किसानों का हित। हर कार्यक्रम हमारा देश हित के चौखट के अंदर किसान हित, इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सबका सहायता चाहिए। भारत माता की, भगवान बलराम की, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। इसी हमारे यहाँ अधिवेशन में हमने एक थीम रखी है, गौ कृषि वाणिज्यम। तो इसी थीम पर हम एक स्मारिका भी प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो इस बीच एक स्मारिका का भी विमोचन हो जाए। हम निवेदन कर रहे हैं हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर सुमन बेरी सर और डॉक्टर रविंद्र सर, अपने सभी विशिष्ट अतिथि महानुभाव, हमारी यह स्मारिका, हमारी थीम जो है अधिवेशन की, गौ कृषि वाणिज्यम, तो होने जा रहा है स्मारिका का विमोचन। इसी विषय पर, हमारी थीम पर डॉक्टर बेरी सर, डॉक्टर रविंद्र सर और अपने अतिथि महानुभाव, हमारी इस 2047 की विकसित भारत की संकल्पना है गौ कृषि वाणिज्यम। हमारे इस अधिवेशन की थीम भी है। इसका विमोचन हो रहा है। राघवेंद्र जी पटेल हमारे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है। सोमदेव जी शर्मा हमारे अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य है। संपादक मंडल के वती मंच पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभाव का। स्मारिका का विमोचन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रतिवेदन
हमारे अखिल भारतीय महामंत्री ने यहाँ हमारे सम्मुख रखा है, इसकी प्रतिनिधि कॉपियां हम सबको किट्स में मिलने वाली है। इससे हमारा अध्ययन का जो विषय है हम सब साथ ले जा सकेंगे। आगे चलते हैं। इसी थीम पर गौ कृषि वाणिज्यम जो विषय अपना है, इसके ऊपर अपने विचार रखने के लिए निवेदन करते हैं अपने अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय दिनेश जी कुलकर्णी। कृषि गौ कृषि वाणिज्यम की अपनी संकल्पना को अपने सम्मुख रखने के लिए मान्यवर दिनेश जी। धन्यवाद। अपने इस 14वें अखिल भारतीय अधिवेशन में उपस्थित विशिष्ट अतिथि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सम्माननीय श्री सुमन बेरी जी, हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय बद्रीनारायण जी, और जिनके यजमानत्व में, जिनके सहयोग से हम ये इस अधिवेशन को संपन्न करा रहे हैं, ऐसे डॉक्टर रविंद्र सिंह जी चौहान, मंच पर उपस्थित कुलपति कथेरिया जी, डॉक्टर चोटिया जी, डॉक्टर केलावाला जी, हमारे अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन जी, और हमारे तीनों उपाध्यक्ष श्री पेरुमल जी, भैयाराम जी एवं राम भरोज जी, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव। भारतीय किसान संघ के अधिवेशन में हर 3 वर्ष के बाद में एक विशेष प्रकार की कल्पना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार का हमारा नारा था कि स्वावलंबी किसान। इस बार गौ कृषि वाणिज्यम इस संकल्पना पर और इस पूरे कार्यक्रम में विषय होंगे, प्रस्ताव होंगे, और स्मारिका भी उसी के संदर्भ में निकली है। हम देख रहे हैं कि 2047 में एक विकसित भारत की कल्पना की जा रही है। 2047 में हम लोग हमारा स्वतंत्रता का 100वां वर्ष मनाएंगे। 100 वर्ष हमें स्वतंत्र होकर हो जाएंगे। तो ऐसे अवसर पर एक विकसित भारत की हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी संकल्पना हमारे नीति निर्धारकों, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी और रखी गई है, और सभी उसी दिशा से प्रयास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस देश का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो किसानों का क्षेत्र है, और ऐसे किसानों के क्षेत्र में भी इस संदर्भ में क्या विचार हो रहा है, इसके संदर्भ में क्या बात हो रही है, यह भी विचार करना प्रासंगिक बात है। हम सब जानते हैं कि पूरे देश में जिस प्रकार से जीडीपी की वृद्धि हो रही है, दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था पहले 5 क्रमांकों में आ चुकी है, और 100वें वर्ष जब हम मनाने जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो सपना लेकर चल रहे हैं उस प्रकार से हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बनेंगे। इन सब में भारत के किसानों का, भारत के कृषि का क्या योगदान रहेगा, यह हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय किसान संघ का मानना है कि इस देश में, इस देश को संपन्न बनाने में, इस देश को अनाज के मामले में स्वयं पूर्ण बनाने में अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा तो वो कृषि का है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जिस विश्वविद्यालय में बैठकर हम बात कर रहे हैं, ऐसे देश के सभी विश्वविद्यालय, हमारी देश की सर्वोच्च कृषि में अनुसंधान करने वाली संस्था, वहाँ के हजारों वैज्ञानिक, इनके प्रयास से और किसान के मेहनत से आज हम अनाज के मामले में स्वयं पूर्ण स्वावलंबी हो चुके हैं। मगर इस प्रकार का आत्मसम्मान या स्वावलंबन होने समय उसमें किसान की भूमिका भी हमको तय करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पूर्व का अनुभव हमारा ये रहा है कि हरित क्रांति के माध्यम से हम लोगों ने स्वावलंबन तो कर लिया, मगर ये देखने को मिल रहा है कि किसान की माली हालत ठीक नहीं रही, और बहुत बड़े प्रमाण में
किसान खेती छोड़कर जाने की भी इच्छा व्यक्त करते हैं। लगभग 10-15 साल पहले जो सर्वे आए थे उनमें इस प्रकार की बातें आई थी, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मगर जब 2047 की बात होगी तो उस 2047 में हमको खेती के दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। आज हम नीति आयोग के उपाध्यक्ष जी के साथ में बैठे हैं, तो उनसे अवश्य ही इस बारे में क्या सरकार सोच रही है, नीति आयोग सोच रही है, ये समझने के दृष्टि से भी प्रयास करेंगे। किंतु हम लोग जो सोचते हैं कि हमको इस प्रकार की एक अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है कि जिसका आधार कृषि रहेगा। हमारे देश का वर्णन तो कृषि प्रधान देश करके किया जाता है, मगर ये जो वर्णन किया जाता है ये आधा अधूरा वर्णन है। पूर्व के हम 200 साल पहले, 300 साल पहले की भी बात करके देखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था केवल कृषि आधारित नहीं थी। हमारे देश को कृषि आधारित बनाया गया। हमारे देश को केवल कच्चा माल उत्पादन करते हुए और उसका सप्लाई करने वाला देश करके कृषि आधारित बनाया गया। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो ध्यान में आता है कि वो अर्थव्यवस्था गौ कृषि वाणिज्यम इस प्रकार की पूरी अर्थव्यवस्था थी। गौ का मतलब था कि पूरा तरह से पशुपालन, उस पशुपालन के आधार पर खेती करना और खेती करते हुए उसके ऊपर प्रसंस्करण करते हुए उसका व्यापार करना। और इसके तहत ही 16वीं 17वीं शताब्दी तक हमारे देश का व्यापार पूरे दुनिया में जो होता था वो 1/3 तक होता था। तो इस प्रकार की जो एक समृद्ध अर्थव्यवस्था की उस समय जो बात चल रही थी उसी से सीख लेकर हमको कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमको ये आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि हमारे यहाँ अब्जोपतियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, मगर उसके साथ में दूसरा आंकड़ा भी ये आता है कि जो गरीब लोग हैं इनके बीच की दरी भी बहुत बढ़ती होती जा रही है। तो इन दोनों को भी हमको ठीक तरह से विचार करते हुए करने की आवश्यकता रहेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का विचार करना पड़ेगा कि जिसमें हमारा ये जो संपूर्ण सृष्टि चक्र है उसका भी संरक्षण हो। हमको जो पंच महाभूत के आधार पर खेती की परिकल्पना हम करते हैं उसको भी चलाना पड़ेगा। और हमारे सामने आज के जो प्रश्न हैं उनको उत्तर ढूंढते हुए उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें मूल में बात यही रहेगी कि हमको पशुपालन के साथ में खेती और खेती के साथ में प्रसंस्करण करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आधार क्या होगा हमारा? इसके लिए आधार इस प्रकार का होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था कि हमको इस प्रकार की एक व्यवस्था खड़ी करने की आवश्यकता है कि जिसके माध्यम से हम हर हाथ को काम दे सकेंगे। आज जो परिस्थिति हुई है, खेती में बोझ बढ़ गया है करके जो बात आ रही है उसको भी देखने की आवश्यकता है। पूर्व में जिस प्रकार की हमारी यहाँ व्यवस्था थी तो उसमें हमारा जो कृषि पर आधारित बल था ये कृषि पर आधारित नहीं था, तो ये खेती में लगा हुआ था। वहां गांव में जो छोटे उद्योग चलते थे, प्रसंस्करण के काम चलते थे, परिवहन का काम चलता था, इनमें सब ये मनुष्य बल काम में आता था। जैसे ही हमको कच्चा माल उत्पादन करने वाला देश बना दिया, हमारे यहाँ के छोटे उद्योग खत्म कर दिए गए, तो ये सब बल, मनुष्य बल, ये कृषि के क्षेत्र पर जाकर और उसको निर्भर होना पड़ा। और आज नीति आयोग से लेकर सभी लोग इस बात को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारे खेती पर का बोझ बढ़ गया है, उसको कम करना चाहिए। मगर ये बोझ कम करने के दृष्टि से हमको हर हाथ को काम देने की दृष्टि से क्या व्यवस्था बन सकती है, इसका भी विचार करना होगा। तो पशुपालन एक इसके लिए बड़ा आधार बन सकता है। पशुपालन के आधार पर खेती हो सकती है और जो बाकी बचा हुआ मनुष्य बल है उनको भी ऐसे ग्रामीण, कुटीर और लघु उद्योगों में हमको लगाना, जिसके कारण से हर हाथ को काम मिलते वो आत्मसम्मान से जीने के तरफ बढ़े। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसके बारे में टिप्पणी की है। तो इन सब बातों को लेते हुए उस प्रकार के मॉडल का काम करना पड़ेगा। और इस संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विषय हमारे सामने रखा है उसको हमको
अध्ययन करते हुए उसको कैसे अपनाया जा सकता है, इसका विचार करना होगा। वो था कि हमको उत्पादन तो बहुल चाहिए, मगर वो उत्पादन बहुल न होते हुए हमको प्रोडक्शन बाय मासेस चाहिए। मास प्रोडक्शन न करते हुए, मास प्रोडक्शन करते समय हम बहुत सारे रोजगारों को भी खत्म कर देते हैं, और वही प्रोडक्शन अगर मासेस से हो जाएगा तो उनको काम भी मिलेगा। और ऐसे हजारों उद्योग हैं कि जिनको हम ग्रामीण क्षेत्र में लेकर जा सकते हैं, उनको उस प्रकार का माहौल दे सकते हैं, उनको उस प्रकार की सुरक्षा दे सकते हैं। मैं उदाहरण के रूप में एक ही बताना चाहूंगा कि खाद्य तेल निर्माण करने में कोई स्काई रॉकेट टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश का तेल घानी चलाने वाला छोटा सा उद्योग ये भी चला सकता है। तो इस प्रकार का प्रोडक्शन बाय मासेस हो जाएगा तो अनेक प्रकार के लोग उसमें एंगेज हो जाएंगे, और जो कृषि पर का जो बल है, कृषि पर जो बोझ लग रहा है वो भी कम हो जाएगा। हाँ, ये करते समय दूसरी बात भी करने की आवश्यकता है। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, जो किसान संघ के संस्थापक थे, उन्होंने एक बात कही है कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाना ही चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, मगर उसमें अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको आधुनिकता चाहिए, मगर वो आधुनिकता अपने हिसाब से होनी चाहिए। हमको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, हमारे हिसाब से करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि पूरे देश भर में सब जगह पर और बेसहारा पशुओं की समस्या बढ़ी है। आज हमारे यहाँ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है कि सॉर्टेड सीमेंट की टेक्नोलॉजी आ रही है, और हमने अपने खेतों में से बैलों को बाहर कर दिया, हमने अपने खेतों में ट्रैक्टर लेकर आए। आज ये जो ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी आ गई है, ये हम किसानों के ऊपर बोझ बन चुकी है, और उसी के माध्यम से जो खेती में फिर से बायोमास जाना चाहिए था, वो बायोमास जाना भी बंद हो गया, और उससे और एक समस्या खड़ी हो रही है। तो हमको टेक्नोलॉजी इस प्रकार की लानी चाहिए कि जिसमें मनुष्य और पशु के श्रम कम हो जाएंगे, उनकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, और उनका उपयोग हमारे पूरे इस सृष्टि चक्र में योग्य प्रकार से हो सकेगा। तो इस दृष्टि का विचार करते हुए आने वाले 20-25 साल के बाद में का क्या चित्र रहेगा, और उस दृष्टि से अभी से ही नीति निर्धारण करना आवश्यक रहेगा। और उसका आधार हम सब लोगों का मानना ये है कि पशुपालन के साथ में खेती, खेती के साथ में प्रसंस्करण और वाणिज्य विपणन मिलाकर जाना चाहिए। गौ कृषि वाणिज्यम इस थीम को लेकर चलते हैं, तो उसके आधार पर जो हमारे लिए हमारे वेदों ने, हमारे सनातन परंपरा ने जो काम हम सब लोगों को दिया है कि अन्नम बहुकुर्वित, और वह अन्न भी जिस प्रकार से महामंत्री जी ने बताया कि वो जैविक अन्न पैदा करने की जिम्मेवारी हम किसानों के ऊपर है। तो जैविक भी पैदा करना है, अन्न का उत्पादन भी बहुत करना है, और ये सब करते हुए सबको काम मिले, इस प्रकार की व्यवस्था भी निर्माण करना है। तो इसका आधार गौ कृषि वाणिज्यम यही बन सकता है। और हम 2 दिन रहकर इस पर चिंतन करेंगे, इसके आधार पर कुछ प्रस्तावों का भी वाचन करेंगे, उनको पारित करेंगे, और इस थीम को लेकर आगे चलेंगे। आज हमारे लिए एक शुभ अवसर ऐसा है कि पूरे देश की नीति का निर्धारण करने वाले कर्णधार आज हमारे बीच में हैं। तो हम अपने विचारों को उन तक इस माध्यम से भी पहुंचाते हुए, इसका संज्ञान लेते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, निश्चित रूप से ही उनकी मदद हमको इसमें मिलेगी। इसी आश्वासन के साथ में इन्हीं वचनों को मैं समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद दिनेश जी भाई साहब। आगे चलते हैं। जिस परिसर में हम बैठे हैं, इस सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय माननीय डॉक्टर रविंद्र जी चौहान सर को निवेदन करेंगे इस विश्वविद्यालय की गतिविधियां और अपनी बात हम सब के सामने रखेंगे। हम सब जानते हैं, बीच में बात भी हुई है, सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय को उनकी अनेक सिद्धियां और कीर्तिमान को देखते हुए इस विश्वविद्यालय को इंटरनेशनल ग्रीन यूनिवर्सिटी का अमेरिका का अवार्ड भी सर के सानिध्य में मिला हुआ है। और पिछले ही साल एक और वाराणसी में हुआ कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बनारस हिंदू
विश्वविद्यालय में 8वें नेशनल युवा कन्वेंशन में भी वाराणसी में जो हुआ था, इसमें बेस्ट वाइस चांसलर का भी अवार्ड प्राप्त रविंद्र सर हमारे सामने हैं। इस परिसर की गतिविधियां हमारे सामने रखने के लिए माननीय कुलपति महोदय रविंद्र जी सर। नमस्कार। आज सरदार कुशीनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय एवं अखिल भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित गौ आधारित प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण एवं 14वां अखिल भारतीय किसान अधिवेशन में पधारे हुए आदरणीय सुमन कुमार बेरी, उपाध्यक्ष नीति आयोग भारत सरकार, आप विद्वान नीति अर्थशास्त्री और अनुसंधान प्रशासक हैं। माननीय, मैं आपकी उपस्थिति हमारे लिए उत्साहवर्धक एवं प्रेरणादायी है। डॉक्टर के.बी. कथीरिया, माननीय कुलपति आनंद कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर वी.पी. चौवटिया, माननीय कुलपति जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर एच.एन. केलावाला, माननीय कुलपति कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर, अखिल भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष माननीय श्री बद्रीनारायण जी चौधरी, महामंत्री श्री मोहिनी मोहन जी मिश्रा, संगठन मंत्री श्री दिनेश जी कुलकर्णी, उपाध्यक्ष श्री भैयाराम जी मौर्य, श्री राम भरोसे बेसोतिया, श्री टी पेरुमल जी एवं इस विश्वविद्यालय के हमारे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर सी.एम. मुरलीधरन, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन डॉक्टर ए.जी. पटेल, रजिस्ट्रार श्री डॉक्टर पी.टी. पटेल, नीति आयोग के कृषि के सलाहकार आदरणीय बहन श्री नीलम बेन पटेल, सब जितने भी यूनिवर्सिटी से डीन डायरेक्टर्स, प्राध्यापकगण, सभी प्रांत से देश के विभिन्न प्रदेशों से पधारे हुए माननीय किसान भाइयों बहनों, जिनके लिए ये पूरा कार्यक्रम, दिन तक ये जो कार्यक्रम चलेगा, उस कार्यक्रम में आप सभी लोग पधारे हुए हों, उस आप सबकी उपस्थिति को मैं अति आनंदित महसूस कर रहा हूं। मैं आप सभी का सरदार कुशीनगर कृषि विश्वविद्यालय की इस भूमि पर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय 1 मई 2004 को अस्तित्व में आया। मूल रूप से ये गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी, जिसकी स्थापना 1972 में की गई। बाद में इस यूनिवर्सिटी को 4 विभागों में विभाजित किया गया। जब ये गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी, उस समय जो मुख्य मथक था या हेडक्वार्टर था वो ये दांतीवाड़ा ही था। इस रूप से आज ये जो दांतीवाड़ा है, वो जो सरदार कुशीनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय बना है, उसके प्रारूप में 1977 में इस कैंपस की आधारशिला हमारे उस समय के प्रधानमंत्री माननीय मोरारजी भाई देसाई ने रखी थी। कुल मिला के यहाँ पर जहाँ पर हम लोग आज बैठे हैं, ये जो सरदार कुशीनगर का परिसर है, इस परिसर में 13 जितने संशोधन केंद्र हैं, 9 जितने मतलब कि अलग अलग कॉलेजेस हैं, 5 पॉलिटेक्निक हैं। यहाँ पर 2 हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं। कुल मिला के परिसर में 1178 हेक्टेयर जितनी ज़मीन है, जिसके अंदर 13 जितने शोध संस्थान हैं। कुल मिला के यूनिवर्सिटी 7 जिलों में अपना कार्य कर रही है। ये जो 7 जिले हैं वो उत्तर गुजरात को मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं
और उत्तर गुजरात में जितनी भी फसलें हैं उन फसलों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिनमें खास करके देखा जाए तो अरंडी, कपास, सरसों, गेहूं, दलहन, आलू, बीज मसाले, मिलेट्स, खजूर जैसे मुख्य पाक हैं जिनके ऊपर यूनिवर्सिटी अपना संशोधन कर रही है। विद्यार्थियों के लिए कहा जाए तो जो ये पूरा परिसर हम यहाँ पर हैं उनमें आप अलग अलग छात्रालयों में हैं। छात्रालयों में रहकर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करते हैं। ये रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, इसमें सभी विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं। और ख़ास करके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स में से 50% स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन करने के बाद प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में व्यवसाय करते हैं, नौकरी लेते हैं। 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो उच्च अभ्यास के लिए मास्टर डिग्री या पीएचडी में अपना दाखला लेते हैं। 10% स्टूडेंट्स अपना खुद का कृषि में व्यवसाय शुरू करते हैं। और कृषि में जो अपना व्यवसाय शुरू करते हैं उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे इसी यूनिवर्सिटी के अंदर नाबार्ड द्वारा सहयोग देकर और रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर आया हुआ है, जिसके अंदर कोई भी मतलब कि जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहता है, उसको इस केंद्र से सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। और गुजरात की जो औद्योगिक नीति है 2020 के अंतर्गत इसको नोडल सेंटर घोषित किया गया है, जिसमें प्रति एक मतलब कि स्टार्टअप करने वाला जो भी है, इनक्यूबेटी है, उसके लिए 40 लाख तक की सहायता उसको दी जाती है, जो वास्तव में कहा जाए तो उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होती है। इस तरह से इस समय हमारे पास इस इंक्यूबेशन सेंटर में 75 जितने स्टूडेंट्स हैं या मतलब इंक्यूबेटीज हैं जो मतलब कि रजिस्टर्ड हुए हैं या पंजीकृत हुए हैं। खास करके स्टूडेंट्स के लिए दो देखा जाए तो स्टूडेंट्स इसमें जो अभ्यास कर रहे हैं, पीएचडी में कर रहे हैं या मतलब कि एमएससी में कर रहे हैं, वो जेआरएफ, एसआरएफ और जितने भी मतलब गेट वगैरह परीक्षाएं पास करके अपनी स्कॉलरशिप लेते हैं, शोध स्कॉलरशिप लेते हैं। संशोधन के अंदर यहाँ पर आप सभी बैठे हैं तो मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे किसानों के लिए जो भी नई किस्में हैं उसमें इस यूनिवर्सिटी का योगदान बहुत बड़ा रहता है। गेहूं के अंदर अगर मैं कहूं तो पिछले कई सालों से गेहूं में हमारा मतलब कि काफ़ी योगदान रहा है। हमारी गेहूं की जितनी भी किस्में हैं वो यहाँ नहीं, लेकिन हमारे पास में आप लोग जब सब पधारे हैं तो राजस्थान से भी किसान भाई आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं। उन्हें मालूम है कि हमारी वेराइटीज़ जो हैं वह वहाँ पर भी पॉपुलर हैं। खास करके जो किसान भाई मध्य प्रदेश से आए हैं उन्हें मालूम है कि थोड़े समय पहले 5-6 साल पहले हमारी गुजरात वीट 322 वेराइटी जो थी वो वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर थी। इस समय 543 और 513 नंबर की जो वेराइटी है उसकी काफ़ी डिमांड मतलब कि एमपी से आ रही है। तो ये जो मतलब कि हमारा गेहूं के अंदर संशोधन कार्य है वो खास करके मतलब कि रस्ट रेजिस्टेंसी के ऊपर काम मतलब कि खड़ा किया गया है, पूरी एक सिस्टम बनाई गई है। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि जो हमारे साथी डॉक्टर केवी कथीरिया साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने भी किसी ज़माने में गेहूं में संशोधन में कार्य किया हुआ है। और जो 496 वेराइटी जो काफ़ी लंबे समय से मैं मान सकता हूँ कि 30 साल से रूलिंग कर रही है पूरे गुजरात के अंदर, उसके मतलब कि वो ब्रीडर रह चुके हैं। तो इस तरह से हमारा गेहूं के अंदर काफ़ी बड़ा योगदान है। उसी तरह से कहा जाए तो यहाँ का जो एक मुख्य फसल है वो फसल अरंडी की फसल है। अरंडी की जो फसल है इसमें मैं कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व के अंदर अरंडी का जो प्रोडक्शन है, अरंडी का जो उत्पादन है, वो केस्टर का जो प्रोडक्शन दिया जाता है उसमें से 81% प्रोडक्शन जो है वो हमारे देश का प्रोडक्शन है। और ये जो 81% 81% जो मतलब कि उत्पादन भारत देश का है उसमें 70% जो उत्पादन है वो हमारे गुजरात का है। और ये गुजरात का जो पैदावार है 71% जो मतलब कि देश के उत्पादन में गुजरात अपना योगदान दे रहा है, उसमें इस यूनिवर्सिटी की जो वेराइटियां हैं या हाइब्रिड हैं
वो 80% अपना उत्पादन दे रही हैं। तो इस तरह से जो केस्टर रिसर्च है उसमें इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले साल जो अरंडी का तेल निर्यात किया गया उसमें 7,000 करोड़ रुपए का मतलब कि राजस्व हमारे देश को प्राप्त हुआ है इस अरंडी के तेल के निर्यात से। दूसरी बात मैं कहूं कि जो एमेरंथस है या राजगरा, जिसको मतलब कि पूर्व में रामदाना भी कहते हैं, उसकी जो किस्में हैं वो भी इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी मतलब अच्छी किस्में दी गई हैं। खास करके कर्नाटक के लिए गुजरात एमेरंथस 4 और गुजरात एमेरंथस 7 जो हैं वो मतलब कि दी गई हैं। जिस तरह से अरंडी का एक मतलब कि मुख्य प्रोडक्शन है या मतलब कि पाक है या मतलब फसल है और जिसका सीड हम लोग मतलब किसानों को देते हैं, राजस्थान से भी आके मतलब कि किसान लेके जाते हैं, गेहूं का सीड लेके जाते हैं। उसी तरह से जीरा जो है, क्यूमीन जिसको हम कहते हैं, क्यूमीन भी एक हमारी बहुत ही अच्छी मतलब फसल है और इसमें भी इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि गुजरात क्यूमीन 4 की जो पिछले 15 साल से मतलब कि चल रही है, ये जो गुजरात क्यूमीन 4 है गुजरात के अंदर और जो पास में मतलब कि राजस्थान के किसान हैं वो आज भी इस वैरायटी का बीज बोते हैं। इस वैरायटी ने अकेले ने पिछले 15 साल में मैं ये कह सकता हूं कि 40 लाख टन से ज्यादा पैदावार दी हुई है, 40 लाख टन से ज्यादा मतलब कि प्रोडक्शन किया है। और ये जो प्रोडक्शन किया है उससे विदेशी जो मतलब कि इसकी जब निर्यात की जाती है उस निर्यात से हमें 25,480 करोड़ से ज्यादा मतलब कि आमदनी इस देश को हुई है। तो ये जो मतलब कि योगदान रहा है अरंडी और जीरे का, उसमें जो हमारी वैरायटियों का जो योगदान है वो वास्तव में काफ़ी मतलब कि सराहनीय रहा है। जो जिन वैज्ञानिकों ने इनके पीछे काम किया है उन सभी वैज्ञानिकों को मैं यहाँ से धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। जैसे अभी बात हुई कि जो हमारे 7 रीजन या 7 मतलब जिले हैं, उनमें कच्छ का जिला भी एक बहुत बड़ा जिला मतलब जिसको कहें देश का एक बड़ा जिला है, वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर है। और कच्छ की जो मतलब की पहचान है वो खजूर से है और खजूर में जो काम किया गया वो हमारे मतलब कि जो संशोधन नियामक या डायरेक्टर ऑफ रिसर्च है डॉक्टर CM मुरलीधरन, उन्होंने काफ़ी काम किया है। और मैं ये बहुत ही यहाँ गर्व के साथ और आनंद के साथ कह सकता हूँ कि उनके सहयोग से, इस यूनिवर्सिटी के सहकार से आज कच्छ के किसानों को ये जो खजूर है कच्छ की, उसके लिए GI टैग मतलब की मिली हुई है, जिससे वो अब इस खजूर को अपनी ब्रांड करके कच्छ की ब्रांड के नाम से मतलब कि बेच सकते हैं, दे सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि जो दूसरी खेती है जिसको हम मतलब कि अपने सानिध्य में कर सकते हैं तो मशरूम की खेती है। मशरूम की खेती के लिए भी यूनिवर्सिटी में काफ़ी काम चल रहा है, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। 100 से ज़्यादा किसान अभी इससे जुड़े हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटी के साथ और उनको मशरूम का बीज देकर और मशरूम की खेती करवाई जा रही है। उसी तरह से मधु पालन, हनी बी जो है, हनी बी का भी मतलब कि पालन किया जा रहा है। हनी बी से किसानों को जो मतलब कि खेती के साथ साथ अपनी दूसरी सहाय मिल जाती है, उसके लिए भी मतलब कि यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी में जो मतलब कि CP कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, उस कॉलेज के अंदर जो एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट है, कीट शास्त्र विभाग है, उसमें पूरी संकाय काम कर रही है और 1 साल में हम मतलब कि 2 टन जितना शहद जो है वो पैदा कर लेते हैं। तो इस तरह से मतलब कि ये भी एक अच्छी साथ में मिलके और जो खेती है, खेती के साथ ही मधुपालन हो जाता है। इसी तरह से जो मतलब कि अरंडी का यहाँ का विस्तार, जो मेन विस्तार है, मुख्य मतलब कि फसल है, ज़्यादातर 7 लाख हेक्टेयर जितने एरिया में मतलब कि अरंडी बोई जाती है। तो उसके ऊपर जो अभी माननीय कुलकर्णी जी, दिनेश जी बता रहे थे कि उसमें हम लोगों ने जो सेरिकल्चर है वो शुरू किया है। किसानों को मतलब कि हम लोग किट देंगे, वो जो अभी उसके अंदर एक रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। आसाम से उसका बीज लाया गया है और अंडे लाकर हम लोगों ने यहाँ पर उसको रेयरिंग किया है। उसमें 4 जितनी प्रजाति हम लोगों को उसकी मिली हैं और उसमें से कौन सी प्रजाति है जो इस एरिया के अंदर सबसे अच्छा मतलब कि रेशम का उत्पादन देगा, उसके अंदर वो संशोधन चल रहा है। और अभी हम थोड़े समय के बाद, इस समय करीब 10 जितने किसान जो है वो पैदा कर रहे हैं और धीरे धीरे इन किसानों की संख्या हम बढ़ाते चले जाएंगे।
तो कुछ दिन के बाद जो ये मतलब अरंडी के फसल बो रहे हैं वो किसान साथ ही साथ में रेशम का भी मतलब कि उद्योग शुरू करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है। जिस ढंग से मतलब कि माननीय मोहिनी मोहन जी ने बताया कि आज देश को जैविक की जरूरत है, प्राकृतिक की जरूरत है, और प्राकृतिक मतलब खेती के ऊपर जो हम लोग अभी प्रशिक्षण करने वाले हैं उसमें कई मतलब कि लेक्चर्स वगैरह मतलब इस पे रखे जाएंगे, डिटेल में जो है वो उन लेक्चर में बताया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो मतलब कि प्राकृतिक खेती के ऊपर जो बात हो रही है उसमें जो बेसिक रिसर्च है, बेसिक जो संशोधन है, क्योंकि कई लोग हम ये मानते हैं कि भाई इसमें क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हमारे माइक्रोबायोलॉजी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जितने भी जानवर हैं, गाय है, भैंस हैं, बकरी है, भेड़ हैं, या फिर मतलब कि हमारा ऊंट है, घोड़े हैं, सभी के मतलब कि गोबर में से एनालिसिस करके और ये पाया गया कि जो भी मतलब माइक्रोब्स हैं, जो जीवाणु हैं, सबसे ज़्यादा जीवाणु गीर गाय के मतलब कि गोबर के अंदर पाए गए, जो हमारी देसी गीर गाय है उसके अंदर है। उसके बाद जो मतलब कि पाए जाते हैं वो कांकरेज गाय के अंदर पाए जाते हैं। उसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि इन पे मतलब सीजन का भी असर होता है। सबसे ज़्यादा मतलब कि माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो खरीफ ऋतु में पाए जाते हैं। उसके बाद मतलब कि जो पाए जाते हैं वो मतलब कि रबी में पाए जाते हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर पे मतलब कि समर में आते हैं। तो इस तरह से माइक्रोब्स जो हैं वो वेरी करते हैं और उनकी संख्या जो है वो उस तरह से। हमने इसमें जो मेटाजेनेसिस करवाया, मेटाजेनेसिस के अंदर जो हमें मिला कि जो अलग अलग तरह के जितने भी माइक्रोब्स हैं उसमें 3000 जितने माइक्रोब्स गाय के गोबर में, जो मतलब कि हमारी देसी गाय है, गीर गाय और कांकरेज गाय, उसमें 3000 जितने मतलब कि माइक्रोब्स हैं वो बेनिफिशियल हैं। 151 जो मतलब कि माइक्रोब्स हैं वो सीधी तौर से फसल को मतलब कि खाद देने का काम करते हैं, उनके लिए मतलब खाद बनाने का काम करते हैं। अलग अलग ढंग से मतलब कि वो काम कर रहे हैं। यहाँ तक है कि मतलब कि एक जो हार्मोन जिसको हम कहते हैं कि इंडोल एसिटिक एसिड, कि जो मतलब कि जड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है, वो भी मतलब इसमें पाया जाता है। और इसीलिए जिसमें मतलब कि आप घन जीवामृत देंगे, जीवामृत देंगे या देसी खाद देंगे, वो फसल जो है वो बारिश के अंदर जब ज़्यादा मतलब कि बारिश आती है या मतलब ज़्यादा मतलब साइक्लोन जैसी हालत होती है, उसमें फसल जो मतलब कि ढल नहीं जाती है। उसका कारण यही है कि गोबर में जो हमें इंडोल एसिटिक एसिड पाया जाता है वो मतलब कि ये उसको जो रूट्स हैं या मतलब जड़ें हैं उनको मजबूती देते हैं। हम लोगों ने एक हल्दी पे मतलब कि संशोधन किया, जिसके अंदर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हमारे एग्रोनॉमी के जो वैज्ञानिक है उन लोगों ने मतलब कि दिया है, जिसके अंदर 3.5 टन मतलब कि घन जीवामृत देना है, 1250 लीटर जीवामृत हर एक मतलब 3 दिन, 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में मतलब कि इरिगेशन के साथ देना है। उसमें 5 टन मतलब कि आपको आच्छादन करना है। इस तरह से जो ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बनाई गई है, इसमें जो कन्वेंशनल जिस ढंग से हम लोग मतलब कि आम तौर पे जो मतलब हल्दी बोते हैं या आम तौर पे हल्दी पैदा करते हैं उससे डबल यानी कि 40 टन उत्पादन हम लोगों को इस मतलब कि नेचुरल फार्मिंग में मिला हुआ है, जो ये रिजल्ट हम लोगों ने तैयार किए हैं। उसी तरह से एक अभी हमारे पास मतलब कि रिजल्ट आया जो हमारे केवी के डिसा के वैज्ञानिकों द्वारा और केवी के थराद के वैज्ञानिकों द्वारा मतलब तैयार किया गया, जिसमें हम बीज को बीजामृत की जो ट्रीटमेंट देते हैं, ये बीजामृत की जो ट्रीटमेंट देनी है, ये पपैया के बीज में हम लोगों ने बीजामृत की ट्रीटमेंट दी थी। उसमें अलग अलग मतलब की ये ट्रीटमेंट दी थी, जिसमें 3 घंटे सोकिंग 6 घंटे सोकिंग करना है, 9 घंटे सोकिंग करना है और 12 घंटे तक मतलब कि बीजामृत की ट्रीटमेंट देनी है। तो खास करके अलग अलग मतलब कि इसमें कंपोनेंट थे, बीजामृत भी था, मतलब कि गोबर का एक्सट्रैक्ट भी था, छाछ भी थी, मतलब कई अलग अलग तरह के ऐसे मतलब माध्यम रखे गए थे। लेकिन जो बीजामृत है, जिस बीजामृत में जो 12 घंटे तक पपीता के बीज रखे गए थे, उनमें सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन भी देखने को मिला। जर्मिनेशन के बाद जब उनको ट्रांसप्लांट करते हैं तो सर्वाइवल परसेंटेज भी ज़्यादा मिले। उनकी जो लेंथ है मतलब कि सूट लेंथ और रूट लेंथ है वो भी ज़्यादा मिली है। इसलिए बीजामृत जो है इनका भी मतलब कि काफ़ी कुछ मतलब कि योगदान है वो हमें मिल रहा है। तो इस तरह से जो मतलब कि किसान भाइयों को
हमारी जो मतलब प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती के लिए जो प्रमाण चाहिए, जो विज्ञान चाहिए, जो संशोधन चाहिए, वो सब संशोधन इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने हाथ धरे हुए हैं। वैज्ञानिक वो काम कर रहे हैं और थोड़े दिन के बाद जो मतलब कि माननीय मोहिनी मोहन जी बता रहे थे कि प्राकृतिक है, जैविक है, वो सबका कल्याण करती है। उन चीज़ों को मतलब कि वैज्ञानिक प्रारूप देने के लिए, उनको वैज्ञानिक समर्थन देने के लिए, उनको संशोधन के मतलब कि मापदंड देने के लिए ये यूनिवर्सिटी जो है वो अपने संशोधन आगे जाकर पटल पे रखेगी, जिनसे किसान भाइयों को काफ़ी मदद मिलेगी। और इस तरह से मतलब कि हम लोग ये प्राकृतिक खेती के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो जितने भी यहाँ पर हम लोगों ने प्राकृतिक खेती के लिए लेक्चर प्रैक्टिकल रखे हुए हैं, आप मतलब हर कोई किसान जाए। हम लोगों ने मतलब फील्ड विजिट भी रखी हुई है। फील्ड विजिट में भी हम आपको वहाँ पर किस तरह से खेत में मतलब कि ये सब कुछ दिया जाता है वो भी दिखाएंगे। किस तरह से आपको घन जीवामृत बनाना है, जीवामृत बनाना है, ब्रह्मास्त्र बनाना है, और भी अस्त्र बनाने हैं, वो सारा का सारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मतलब कि खेतों पे आप लोगों को दिया जाएगा। तो इस तरह से मैं तो ये कहूँगा हर किसान से कि आप लोग मतलब अपनी पूरी फसल को या पूरी खेती को आप चेंज मत करिए। आप अपना जितना भी थोड़ा सा हिस्सा है, 1 बीघा ले लीजिए, 1 एकड़ ले लीजिए, 1 हेक्टर ले, जो भी आपके पास जमीन है उसमें से छोटा हिस्सा जो है उसको लीजिए और उसको प्राकृतिक खेती से मतलब कि आप खेती करिए और फिर अपना परिणाम देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो धीरे 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 वो प्राकृतिक खेती का जो हिस्सा है उसको बढ़ाते चले जाइए और जो कन्वेंशनल है उसको घटाते हुए चले जाइए। तो थोड़ा समय आएगा, 5 साल के बाद पता चलेगा कि आप संपूर्ण खेती जो है वो प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी पूरी किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों के लिए मतलब पूरा योगदान दे रही है। हमारे वैज्ञानिक जो है वो रात दिन इसी काम में मतलब कि किसानों के भलाई के लिए संशोधन करते रहते हैं। मैं सभी वैज्ञानिकों का भी यहाँ से अभिवादन करता हूँ। आप जो इतनी दूर से यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो इतनी दूर से आने के बाद यहाँ पर जो भी कुछ मतलब कि आपको परेशानी हो, कमियाँ हो, तो ज़रूर ध्यान पे लाइएगा। जो हमारे वैज्ञानिक गण हैं, ये हमारे मतलब कि प्राध्यापक गण हैं, उनको पूरी मतलब कि कोशिश के साथ उनको सोल्व करने का प्रयत्न करेंगे और आपका 3 यहाँ पर हो वो काफ़ी आनंददायक रहे, लाभदायक रहे कि आप यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती को सीख कर जाएं। ऐसी उम्मीद के साथ मैं फिर से सभी आप लोगों का अभिवादन करता हूँ, यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान सर। आगे चलते हैं। हमारे प्रमुख मुख्य अतिथि का अध्यक्षीय भाषण हम सुने, इसके पहले हमारे यह प्रमुख अतिथि जो है उनका विशिष्ट प्रभावी व्यक्तित्व का परिचय हम ना दे तो ये अनुचित होगा। मैं बहन जी को, प्रज्ञा बहन को आग्रह करूंगा कि उनका संक्षिप्त परिचय डॉक्टर हमारे सुमन बेरी सर का देंगी। बहन जी। हेलो, धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुमन कुमार बेरी जी का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला है। श्री सुमन कुमार बेरी जी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, अकादमिक व्यक्तित्व एवं लेखक हैं। साथ ही आप वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपने विश्व बैंक में 28 वर्ष तक सेवा प्रदान की है। नीदरलैंड के द हेग में स्थित तेल और गैस सुपर मेजर रॉयल डच शेल के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी आपने कार्य किया है। आप वॉशिंगटन डीसी में वुड रॉबिन्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स के वैश्विक फेलो एवं ब्रुसेल्स स्थित थिंक टैंक ब्रुगेल के एक गैर निवासी फेलो भी हैं। श्री बेरी जी राष्ट्रीय परिषद के मुख्य महानिदेशक भी रहे हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र के पूर्व भारतीय निदेशक भी रहे हैं। आपकी शिक्षा देहरादून के दून स्कूल में हुई। तत्पश्चात आपने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। आपने अपने ज्ञान को आबाद रखते हुए प्रिंसटन विश्वविद्यालय से सार्वजनिक मामलों में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। आपके वित्तीय क्षेत्र के विकास,
नीति और रणनीति पर भी एक शोध कार्य किया। आपने ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली और पेरू में अपने अनुभवों की अभिवृद्धि की। आपका विशेष योगदान मैक्रो इकोनॉमी, वित्तीय बाजार, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में रहा है। श्री बेरी जी ने भारतीय रिजर्व बैंक में मुंबई में मुख्य विशेष सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। तत्पश्चात आपने राष्ट्रीय परिषद के निदेशक जनरल के रूप में भी कार्य किया। 2001 से 2011 तक आप NCER के निदेशक जनरल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे। आपने भारतीय ऊर्जा क्षेत्र परिदृश्य में एक परियोजना का सफल संचालन किया। श्री सुमन कुमार बेरी जी का प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, भारतीय सांख्यिकी आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार के रूप में विशेष भूमिका रही है। आप वर्तमान में वुड रॉबिन्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स के फेलो, ब्रुसेल्स थिंक टैंक के गैर निवासी फेलो एवं मास्टर कार्ड सेंटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के सीनियर फेलो हैं। आप फोर्ब्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस एवं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जैसी मुख्य पत्रिकाओं में प्रमुख लेखक का भी कार्य करते हैं। आप श्री की उपस्थिति निश्चय ही हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। मैं श्री सुमन कुमार बेरी जी, आज के मुख्य अतिथि एवं नीति आयोग के अध्यक्ष को अध्यक्षीय अभिभाषण हेतु आमंत्रित करती हूँ। श्री सुमन कुमार बेरी जी। आदरणीय श्री बद्रीनारायण चौधरी जी, अखिल भारतीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, रविंद्र चौहान जी, वाइस चांसलर दांतेवाड़ा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, श्री मोहन मिश्रा जी, अखिल भारतीय महामंत्री भारत किसान संघ, श्री दिनेश कुलकर्णी जी, संगठन मंत्री Bharatiya Kisan Sangh, all distinguished people on the stage, particularly respected Vice Chancellors from Gujarat, my colleagues from Niti Aayog in agriculture. But what I have become convinced of in my 3 years at Niti Aayog, which happened to coincide with the Honorable Prime Minister putting the challenge of Viksit Bharat at 2047 before the country, is that the agriculture sector is central to our achieving that goal. And I will talk first of all